हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंबशन इन एसआई इंजन पढ़ रहे थे। उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज देख लिया था। 3 स्टेज में स्टैंडर्ड तरीके से होता है। पहला स्टेज होता है हमारा कौन सा? इग्निशन डिले। और सेकेंड स्टेज क्या होता है? फ्लेम प्रोपगेशन। और थर्ड होता है आफ्टर बर्निंग। और भी नाम है इन सब के। और हमने 4 स्टेज में जो होता है वो भी नाम देखा था। 3 स्टेज में जो होता है वो भी नाम देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने 2 स्टेज वाले में भी देखा था कि किस हिसाब से बढ़ जाता है। और हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज को कवर कर लिया था, इग्निशन डिले को, और क्या होता है उसमें कुछ ग्राफ्स देखे थे। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड स्टेज कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फर्स्ट स्टेज कवर हो जाए तो बेसिक उसी में कवर हो जाता है। सेकंड और थर्ड उसके बाद हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई उतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करिए, वीडियो कमेंट सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कर दीजिए। और नोटिफिकेशन बेल वगैरह सब दबा दीजिए। वो सब आपका काम हो, आप देख लीजिए। मेरा काम है बताना, मैं देख लेता हूँ ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं खेल। तो हम लोगों का जो था कंबशन इन एसआई इंजन में स्टेजेस ऑफ कंबशन था। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। तो इन एसआई इंजन ये था। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट हो गया था। अब सेकंड हम लोग देखते हैं सेकंड वाले का क्या क्या नाम होता है। सेकंड वाले का एक नाम होता है आपका फ्लेम प्रोपगेशन। तो सेकंड जो है फ्लेम प्रोपगेशन। 3 स्टेज वाला हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड वही होता है। और देख लेते हैं कोई और नाम भी तो नहीं ना है इसके अलावा इसका नाम है फ्लेम डेवलपमेंट प्रिपरेशन फेज़। और भी इसमें नाम है, फ्लेम प्रोपगेशन है। और एक और नाम ये है अर्ली फ्लेम डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन फेज एंड प्रिपरेशन फेज। ये नाम हो गया आपका इसका सेकंड वाले का। तो थोड़ा ये कम पॉइंटेड लग रहा है, ज़्यादा पॉइंटेड है, दबा लो। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम लोग उसके अनुसार आते हैं। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो आपका मतलब 100% तो श्योर नहीं लिखा आता है। उन्होंने लिखा था कि फर्स्ट स्टेज में नियरली अबाउट 10% आपका फ्यूल बर्न हो जाता है। 10% तो फर्स्ट स्टेज में लिखते भी नहीं है, एक्चुअली में 1% 2% है। इसको 0% भी मान के चलिए तो कुछ नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज को छोड़ देंगे। सेकेंड स्टेज में 90% आपका फ्यूल एयर मिक्सचर बर्न हो जाता है। और थर्ड स्टेज में 10%। और इनके बारे में लिखा गया है कि जो वैल्यूज़ लिखा जा रही है आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी इन द सेंस कि ये 100% श्योर नहीं है कि इतना ही वैल्यूज़ होगा। एक मान लिया गया है कि हाँ 90% आपका बर्निंग जो होता है, यानी मैक्सिमम बर्निंग सेकंड स्टेज में हो जाता है। तो सेकंड स्टेज का महत्व बहुत है। पहला स्टेज में हम लोगों ने देखा था क्या हुआ था, स्पार्क प्लग के बीच में एक आग का गोला फायर बॉल तैयार हुआ था। तो आपको पता ही है स्पार्क प्लग कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है स्पार्क प्लग। उसका मुंह इतना छोटा होता है कि उसमें से माचिस की तिल्ली भी ठीक से पार नहीं कर पाती है, इतना उसका मोटाई, मतलब मोटाई उसकी बात हो रही है। तो उसको हम लोग जब यहाँ पे देखे थे तो कुछ ऐसा था, इलेक्ट्रोड्स थे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या फिर वो नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसा डिपेंड हो डिज़ाइन उसके अनुसार हो जाता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एयर फ्यूल मिक्सचर भरा हुआ था यहाँ पे, हर जगह पे पूरी तरह से एयर फ्यूल मिक्सचर भरा हुआ था यहाँ। तो मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था कि रूम में गैस भरा हो जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। और उसमें क्या होगा कि आपका एक चिंगारी कर दिया जाए, स्पार्क करा दिया जाए तो बहुत जोर की आग लग जाती है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर का स्थिति भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर भरा रहता है, जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज भरा होता है और काफ़ी कम्बसेबल होता है। तो एक मिनट में कूलर को एडजस्ट कर लूँ। तो काफ़ी कम्बसेबल होता है, तो उसमें एक स्पार्क होता है। इसका पीछे भी हम लोगों ने देखा था क्या होता है कि एयर आयोनाइज हो जाता है, बीच का एयर यहाँ पे आयोनाइज हो जाता है और स्पार्क हो जाता है यहाँ पे। तो स्पार्क हम लोगों ने कल ऐसे ही दिखाया था, वैसे ही आज भी दिखा लेते हैं। ठीक है, ये बिजली जैसा है, स्पार्क हुआ तो यहाँ पे एक बॉल, फायर बॉल तैयार होगा। तो ये जो स्पार्क हुआ इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉल जैसा तैयार हुआ, फायर बॉल। ठीक है, तो फायर बॉल को हम लोग कहाँ से इसको उठा के यहाँ पे बना लेते हैं कि हम लोग को दिखेगा। और स्पार्क प्लग हमारा कहाँ लगा रहता है, हम लोग
ये भी देख लेते हैं। तो स्पार्क प्लग हमारा लगा रहता है, उसका पोजीशन, लोकेशन, टेम्परेचर सब मैटर करता है। तो यहाँ स्पार्क प्लग ऐसे लगा रहता है, थोड़ा अंदर ही होता है, तो मैंने ऊपर ही बना दिया, इसके अंदर रहता है सिलेंडर के, तो आधा बाहर आधा अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पार्क प्लग। तो यहाँ पे स्पार्क जब होता है तो एक आग का गोला यहाँ बन जाता है। तो आग का गोला बनता है, उसके बाद से क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। बढ़ना शुरू होता है तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मतलब स्फेरिकल उसमें बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, स्फेयर्स में बढ़ रहा है ये। स्फेरिकल बढ़ता ही है, ये तो हम लोग जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ अनोखा बात नहीं है कि हम लोग जाने। तो ये बॉल जो है आपका फायर बॉल ऐसे था, जो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया या यहाँ दिखाया हम लोगों ने, पहले ऐसे था, फिर थोड़ा देर बाद इतना बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद इतना बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद इतना बड़ा हो जाता है, मतलब और शेप उसके अनुसार ले लेता है, जैसे आपका सिलेंडर का वो स्थिति हो, मतलब डिज़ाइन है, सिलेंडर का शेप है, उसी के अनुसार ये भी शेप ले लेता है। तो ये फायर बॉल जो होता है बड़ा होता जाता है, प्रोपगेशन होते जाता है। तो 90% आपका इसमें बर्न हो जाता है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लेम स्पीड शुरू में कम रहता है, बाद में बढ़ जाता है। और क्या चीज़ है, स्पार्क प्लग कोल्ड एरिया में लोकेटेड रहता है, इसलिए इसका स्पीड शुरू में स्लो रहता है। तो एक चीज़ जानने वाली बात ये है कि स्पार्क प्लग जो है ऊपर के एरिया में, ऊपर जनरली ठंडा ही रहता है, मतलब रेस्पेक्टिवली बाकी एरिया के, जैसे इधर वगैरह गर्म रहेगा, पिस्टन के पास, पिस्टन रिंग्स में। वाल तो थोड़ा ठंडा हो जाता है इसके संपर्क में आने पे, तो भी वाल के संपर्क में और ऊपर से टॉप में है तो वहाँ गर्मी थोड़ी कम रहती है, तो रेस्पेक्टिवली थोड़ा ठंडा रहता है, तो वहाँ फ्लेम प्रिपरेशन थोड़ा धीरे होगा। जिस प्रकार आप ठंडी में आग लगाइए तो थोड़ा धीरे धीरे आग लगता है ठंडी के मौसम में, लेकिन गर्मी के मौसम में तो जो गांव में पुआल के मकान होते हैं तो फट करके जल जाते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे होता है, तो शुरू में फ्लेम प्रोपगेशन स्लो होगा, बाद में स्पीड पकड़ लेता है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि इस पीरियड में शुरू में प्रेशर स्मॉल रहेगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, ग्राफ पे आने के पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक और चीज़ होता है जिसको कहते हैं हम लोग टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस अपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, चाहे आपको कॉमन इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी या इंजीनियरिंग में अपने पढ़ाई होगा, ये टर्बुलेंस क्या होता है। टर्बुलेंस का मतलब होता है अस्थिरता। अस्थिरता जैसे कि आप क्या कीजिए कि पानी शांत है, मतलब झील में, और आपने क्या किया कि एक पत्थर उठा के फेंक दिया। आजकल तो बहुत पत्थरबाजी भी किया जा रहा है डॉक्टरों पे, पुलिस पे, तो वो वाला पत्थर नहीं, दूसरा पत्थर उठा के अपना, मतलब डॉक्टर पे ना फेंक के पानी में फेंक दिया। तो पानी में फेंका तो क्या होता है कि पानी अब हलचल शुरू हो जाती है, वो अस्थिर हो जाता है। उसमें क्या होगा कि वो पानी एकदम हिलने लगता है। तो अब क्या होगा कि पहले आप लोगों ने मान लीजिए कि पानी जब स्थिर था तो उसमें आपने क्या किया कि या एक बाल्टी में ही ले लीजिए, आपने बाल्टी में ले लिया, एक ड्रॉप इंक का डाला, तो पानी जब स्थिर था तो इंक सेंट वहीं पे रहेगा, ज़्यादा इधर उधर जाएगा नहीं। लेकिन आपने पहले आप हिला दिया, वो पानी ऐसे ऐसे हो रहा है, एकदम वेव्स बन के जनरेट होकर बाहर की ओर भाग रहे हैं, तो आपने उसमें एक बूंद पानी का डाला, तो बताइए किस में पानी ज़्यादा, इंक ज़्यादा फैलेगा? पहले वाले केस में फैलेगा जब पानी स्थिर है या पानी अस्थिर है तब फैलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड केस में ही आपका इंक ज़्यादा फैलेगा। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि जब हम लोग का पिस्टन अप डाउन मूवमेंट होते रहता है, पिस्टन तो ऊपर नीचे होगा ही, और अंदर तो आपको पता ही है कि पहले कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक्सपेंशन ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ऑलरेडी अंदर टर्बुलेंस मचा हुआ है, मतलब अंदर तांडव हो रहा है। तो अब क्या किया गया कि उसमें हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर भी स्प्रे कर दिए हैं, तो उसका भी भाई तेज़ी से एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, उसका भी टर्बुलेंस अलग से है। तो टर्बुलेंस अच्छा खासा होता है, जो हमको लाभकारी है, हमें चाहिए। तो टर्बुलेंस क्या करता है कि इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। अब कितना बढ़ाया ये आप खुद समझ सकते हैं। जो इंक वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा, जब स्थिर पानी में डालेंगे उसको इस साइड से उस साइड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन वही आप अगर क्या कहते हैं टर्बुलेंट वाटर में डालेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि टर्बुलेंस का कितना महत्व है यहाँ पे। तो टर्बुलेंस होता है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो स्प्रे किया गया इनलेट वाल्व इधर होता है, इधर से फ्यूल चार्ज मिक्सचर आया है, एयर फ्यूल मिक्सचर चार्ज जो हो गया आया है, तो ये जो टर्बुलेंस के कारण फैल रहा है, और इसका जो आने का टर्बुलेंस है वो भी, और वो टर्बुलेंस बना रहता है थोड़ा देर। फिर जब स्पार्क होता है
तो उसी टर्बुलेंस की सहायता से फायरवॉल थोड़ा तेज़ी से फैलता है। तो फायरवॉल स्फेरिकल रहेगा, अगर स्फेरिकल नहीं तो थोड़ा टर्बुलेंट होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपका फैलेगा अवश्य, और उसका हेल्प बहुत मिलता है टर्बुलेंस का। तो ये चीज़ होता है आपका सेकेंड फेज, सेकेंड स्टेज में, फ्लेम प्रोपेगेशन, अर्ली फेज डेवलपमेंट, अर्ली फ्लेम डेवलपमेंट या प्रिपरेशन फेज जो कहिए इसको, ठीक है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि क्रैंक एंगल और पी थीटा डायग्राम जो हम लोग बनाए थे, तो उसके अनुसार से ये मतलब कौन सा फेज़ कहाँ पे है, कितना दूर है, उसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। मोटरिंग कर्व वो घुमा फिरा के पी थीटा जो बोले तो समझ लिए मोटरिंग कर्व की बात हो रही है, मोटरिंग कर्व बनाएंगे हम लोग। उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा, हम लोग ने 2 से 3 बार उसको बना लिया है, और आगे पता नहीं कितना बार बनाना पड़े, तो समझ सकते हैं आप महत्व उसका। तो ये हम लोग का यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा उधर बढ़ रहा है, यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे -10 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे TDC है, यहाँ -20 डिग्री है, यहाँ पे -30 डिग्री है। और प्रेशर जो है यहाँ से इधर बढ़ रहा है, बार में है, किलो पास्कल में, चाहे जैसे भी हो, प्रेशर उस एक्सिस पर बढ़ रहा है, थीटा उधर बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव थीटा है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हमारा है TDC यानी टॉप डेड सेंटर, ठीक। तो अब क्या होता है कि हम लोग जो मोटरिंग कर्व बनाते हैं, तो पहले मोटरिंग कर्व बना लिया जाए, जिस पर हम लोग का बनेगा। तो ये ऐसे जाके ऐसे होके ऐसे जाएगा, सेंटर में थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, थोड़ा इधर हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं, इतना आपको ज्ञान हो चुका है। तो ये हो गया हमारा मोटरिंग कर्व, और मोटरिंग कर्व लिख भी दिया जाए तो ठीक रहेगा, मोटरिंग कर्व, ठीक है, मोटरिंग कर्व, ओके। अब मोटरिंग कर्व के बाद से हम लोगों ने क्या किया कि एग्जैक्ट मतलब जहाँ पे TDC पे मैक्सिमम मिले, हम लोगों ने स्पार्क एंगल पे इग्निशन डिले सही जगह 30 डिग्री मान के यहाँ पे इसमें इस इंजन के अनुसार शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये हमारा कब इग्निशन के कारण हमने स्पार्क किया। तो अब क्या होता है इसमें आपका, तो थोड़ा सा पीछे बना के इसमें दिखा देते हैं, चलिए ठीक है। थोड़ा यहाँ से शुरू हुआ, मैंने 30 पे शुरू किया तो 20 से शुरू हुआ, ठीक है। उतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन खाली समझाने के लिए, ठीक है। और जहाँ की जिससे भी मिला, चाहे ये सीधा चला गया, सीधा ही जाएगा, सीधा ही जा रहा है, बाद में आके मिल जा रहा है, तो ये ऐसे आके आपका बाद में मिला, थोड़ा और उधर हो गया, ठीक है। चाहे जैसे भी मिला हो, उससे हम लोग को उतना अंतर नहीं पड़ता। हम लोग का मेन कंसर्न इधर साइड है। तो इधर क्या हुआ कि हम लोग ने स्पार्क किया 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे क्या हुआ, स्पार्क कर दिया हम लोगों ने, स्पार्क दिया, इग्निशन हुआ, इग्निशन लैग करके हम लोगों ने स्पार्क करा दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ तक आते आते आपका प्रेशर राइज करना, फ्लेम प्रिपेयर हुआ यहाँ से यहाँ तक प्रिपरेशन फेज़ में, उसके बाद से यहाँ से फ्लेम प्रोपेगेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आफ्टर बर्निंग कहाँ कहाँ है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको ऐसा है कि ये है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन है ये यहाँ से जहाँ स्पार्क शुरू हुआ और जहाँ स्पार्क ख़त्म हुआ है, तो इसका क्या नाम हो गया, इग्निशन डिले, इग्निशन डिले या इग्निशन लैग, ठीक है। इग्निशन डिले और इग्निशन लैग और प्रिपरेशन फेज़ जो कहिए इसको, तो इसको हम लोग और प्रिपरेशन फेज़ कहेंगे, PREP प्रिपरेशन फेज़, PHASE फेज़, ठीक है। इग्निशन डिले और प्रिपरेशन फेज़ इतना दूर है, जहाँ स्पार्क देना शुरू किया और जहाँ से मोटरिंग कर्व से रेड वाली लाइन अलग होना शुरू हुई, यानी फ्लेम प्रोपेगेशन वाला स्टेज शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क जहाँ पे पहुँच रहा है, अभी ये वाली लाइन को मिटा देते हैं, ये अभी हमको कंफ्यूज करेगा, इसलिए गंदा हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा आगे, TDC से थोड़ा सा आगे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या है आपका फ्लेम प्रोपेगेशन है, यानी सेकंड स्टेज है, फ्लेम प्रोपेगेशन और सेकंड स्टेज है। और क्या क्या नाम होता है इसका, फ्लेम प्रोपेगेशन ही दिया हुआ है। और उसके बाद से यहाँ से आगे तक, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाता है आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आगे का है। तो ये डायग्राम क्यों बनाया गया, ये पी थीटा का क्यों बनाया गया, इसका एक मकसद ये है कि हमें समझ में आए कि हमारा जो फर्स्ट फेज़ है वो इतना दूर में हो रहा है, सेकंड फेज़ यहाँ हो रहा है, और थर्ड फेज़ इस लाइन के बाद हो रहा है, मतलब स्टेजेस ऑफ कंबशन ये हो। बस इस कर्व को बनाने का यही एक
उद्देश्य है, औचित्य है। इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको इससे समझ में आए कि कहाँ पे कौन सा स्टेज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसी के लिए बनाया गया है। और आपको इससे ईजिली समझ में आ जा रहा होगा। हम लोग ईजी रखेंगे ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर सब गड़बड़ा जाता है। दिमाग लगाना है मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिस्टमेटिक करना। ओके, अब आता है एक चीज़ होता है हम लोग का, नेक्स्ट कर्व पे आते हैं हम लोग। तो इसको मिटा दिया जाए, वो हमें समझने में हेल्प करेगा आगे का चीज़। बहुत सारे कर्व्स हैं, उन कर्व से और ग्राफ से हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि अंदर हो क्या रहा है, इसके मतलब क्या, इसका कितना प्रेशर पे क्या दे रहा है, ये सब चीज़ें हैं तमाम तरह की। हाँ, तो एक चीज़ उसके पहले जान लेना चाहिए हम लोग को। छोटी सी बात है, कई बार जान चुके हैं फिर भी जान लेंगे। एक होता है एयर फ्यूल रेशियो, एयर अपॉन फ्यूल। सीधे सीधे पता चल रहा है एयर फ्यूल रेशियो यानी मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। और एक होता है फ्यूल एयर रेशियो। आपके क्वेश्चन में, बुक में, हर जगह पे ये दोनों टर्म यूज़ किए गए हैं। अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा टर्म उपयोग किया गया है। ये जो एयर फ्यूल रेशियो है, इसकी वैल्यू 11, 12, 8, 10 ऐसे आती है। समझना आपको किस तरह की। और यहाँ पे आ जाएगा आपको 0.1, कितना कितना आता है, 0.1, 0.8, 0.8, 1.0, बहुत हुआ तो 1.4, 1.5 तक गया, बहुत हुआ तो ये ऐसे होता है। और ये क्या होता है, 8, 10, 12, 18, 20 ऐसे होता है। तो अब आपको जहाँ भी ऐसा मिले कि एयर फ्यूल रेशियो या फ्यूल एयर रेशियो, तो आपका वैल्यूज़ इसी के अनुसार होगा। अगर मान लीजिए कि मिसप्रिंट करके दे भी दिया है तो आप इससे समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है। अगर 18 या 20 कुछ दे दिया है तो आप समझिए एयर फ्यूल रेशियो दिया है, फ्यूल एयर रेशियो नहीं दिया हुआ है। अभी ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पे हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो फ्यूल एयर रेशियो पे बनेगा। तो इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कि उससे आप कंफ्यूज ना कर जाएं, इसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग का बनेगा फ्यूल एयर रेशियो पे। तो यहाँ पे फ्यूल एयर रेशियो को किस चीज़ से दिखाया गया, फाई से दिखाया गया है। जैसे थीटा से क्रैंक एंगल था, इसको फाई से यहाँ पे दिखा दिया गया। अब आगे भी फाई से दिखाया जाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है, हो सकता है दिखाते भी हो, लेकिन हमको बेसिक चीज़ समझना है कि क्या है, तो हम कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे फाई से दिखाए, थीटा से दिखाए, अल्फा से दिखाए, बीटा से, गामा से, उसको जिससे दिखाना दिखाए हम पकड़ लेंगे कि क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो एक ग्राफ हम लोग पहले ऐसे बना देते हैं। नाइकी का आप लोग लोगो जानते ही होंगे, थोड़ा सा उसको डिस्टॉर्ट करके ऐसे बना दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, नाइकी जैसा लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा इतना और ऊंचा जाएगा। हाँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग ग्राफ बनाए हैं तो बिना एक्सिस के तो कोई मतलब नहीं है, मतलब एक्स वाई एक्सिस उसकी बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस पहले खींचा है। ऐसे तो पहले एक्स वाई खींचना चाहिए, लेकिन ईजी करने के लिए आपको ऐसे बताया गया है कि हाँ आप नाइकी का लोगो बना दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.4, ऐसे करते करते यहाँ पे आ रहा है आपका 1.0 और यहाँ 0.6, 0.8 और 1.2, ऐसे करके 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 तक मैक्सिमम गया या 2.2 तक गया। ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या क्या है, अरे कूलर से मेरे पानी निकलने लगा, 1 मिनट, सॉरी, कूलर से पानी गिर रहा है, क्या बात है, सिर्फ बाथरूम लग गया है क्या? मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। तो कूलर से मेरे पानी निकल रहा था क्योंकि पर्दा जो है उसके पीछे आके सट गया था, तो उसमें जो पानी आता है उसके थ्रू होके नीचे गिर रहा था। किसके थ्रू होके? पर्दे के थ्रू होके। ठीक है, तो हम लोग आईसी इंजन पे वापस आते हैं। कूलर से इधर आया जाए पर्दे से। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे थे इधर क्या क्या वैल्यू है हमारा, 0.01, 002, 003। तो बहुत ही यहाँ पे कुछ इतना तेज नहीं बढ़ रहा, 0.001, 0.002 और 0.003, 0.01, 0.2, 0.3 है, डबल ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और अब थोड़ा सा ब्लू कलर भी यूज़ करके कर दिया जाए। ये क्या है? ये है रिएक्शन टाइम इन सेकेंड्स, रिएक्शन
टाइम इन सेकेंड्स। ओके, ये इधर बढ़ रहा है। और इस साइड क्या बढ़ रहा है? रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो, रिलेटिव फ्यूल एयर रेशियो, जिसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं? फाई से, इधर बढ़ रहा है। और क्या चीज़ है? 1 से 1.2, 1 से 1.2, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। मैक्सिमम पावर मिक्सचर, ये जो जोन है इसका नाम है मैक्सिमम पावर मिक्सचर, ये हो गया। तो ये क्या है? ये है कि आपका, अगर आपने क्या किया कि फ्यूल एयर रेशियो की बात हो रही है, मतलब कि उस साइड रिच है, इस साइड लीन है, अपोजिट है एयर फ्यूल एयर इसके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिच, रिच, और यहाँ पे लीन, और बीच में स्टोइकियोमेट्रिक रहेगा। तो उधर साइड रिच मिक्सचर है, इधर लीन मिक्सचर है, ठीक है। और हम लोग जो एयर फ्यूल देखते थे उसमें उधर लीन होता था, इधर रिच होता था, तो इसका जस्ट अपोजिट है। और क्या चीज़ है कि अगर एयर फ्यूल एयर रेशियो अगर लीन है, मतलब पतला है, एयर फ्यूल की मात्रा अधिक है, तो वो जलने में टाइम लेगा। मतलब कि अर्थात ये है कि अगर आपने उसमें लीन एयर मिक्सचर ले लिया, एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो ले लिया, लीन रहा, तो उसमें ये होगा कि आप कभी भी स्पार्क कराएंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो, मतलब तो टाइम लेगा, और इधर तो जलेगा भी नहीं। और स्टोइकियोमेट्रिक लेंगे तो वो कम टाइम में जलेगा। जैसे ये टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका लीन है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है रिएक्शन में, यहाँ पे 1 के आसपास सबसे कम टाइम ले रहा है। तो स्टोइकियोमेट्रिक है एयर फ्यूल रेशियो, तो बहुत कम टाइम में जलेगा। देखिए आपका टाइम कितना कम है, आधा मिली सेकेंड से भी कम है। तो ऐसे करते करते आप उधर फिर बहुत रिच जाएंगे तो टाइम फिर बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा सबसे बेहतरीन जो है ना मैक्सिमम पावर मिक्सचर, इसी में है 1 से 1.2 तक, इसी के बीच में हम लोग को करना है, जलाना है। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब हम लोग का फ्लेम प्रोपगेशन, ये तो फ्लेम प्रिपरेशन था, अर्ली फ्लेम प्रिपरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन फेज़। अब उसके बाद हम लोग फ्लेम प्रोपगेशन पढ़ेंगे, सेकंड में ही दोनों, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, वही चीज़ मैं बता चुका हूँ, स्पार्क बड़ा हो जाता है और चला जाता है, बढ़ता जाता है टर्बुलेंस के कारण, कुछ नहीं, सब बता दिया गया। सेकंड हो गया। अब हम लोग 2-3 ग्राफ देखेंगे, हाँ, उसके बाद हम लोग थर्ड पे आ जाएंगे, आफ्टर बर्निंग। और आफ्टर बर्निंग भी कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें बहुत विशेष कुछ चीज़ होता है, उसके बाद एग्जॉस्ट गैस वगैरह का प्रोसेस होता है। चलिए हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, 3 ग्राफ है, छोटा छोटा है, उसको देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो लिख दिया जाए ना, थर्ड जो है लिख देते हैं हम लोग सीधे। अब आफ्टर बर्निंग के बाद मैं वो ग्राफ आपको बता दूंगा। थर्ड है आपका आफ्टर बर्निंग, ओके। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका थर्ड स्टेज में हम लोग पहुँच गए, जो जला था। अब क्या होता है कि आफ्टर बर्निंग में क्या हुआ है कि फ्लेम अब 90% बड़ा हो चुका है, जितना हो सकता था जलना था हो चुका है। लेकिन अब मैक्सिमम फ्यूल आपका 90% फ्यूल आपका बर्न हो चुका है, नियर अबाउट 10 से 12% के आसपास बचा कुछ है। तो वो अब एकदम आउटर एरिया में अब जलेगा उधर किनारे। जिस प्रकार आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में जब आपका फ्लेम जलाते हैं तो कढ़ाई है, बड़ी सी कढ़ाई, आप लोग बड़ी कढ़ाई में बनाएं, छोटी में बनाते हैं तो उसमें भी दिखता है, बड़ी में थोड़ा अधिक दिखता है। तो किनारे साइड जो है वो थोड़ा कम गर्म रहता है, लेकिन सेंटर जहाँ फ्लेम वहाँ अधिक गर्म रहता है। तो कॉर्नर में थोड़ा सा कम वो रहता है। या फिर आप जब चाट पकौड़ी खाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इतना बड़ा तवा रखा रहता है, तो तवा दिख रहा होगा, इतना बड़ा तवा रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सेंटर में फ्लेम जल रहा होता है और किनारे किनारे वो आपका आलू की टिक्की बना के रखा रहता है, मैक आलू टिक्की जो होता है, तो वो बना के रखा रहता है। तो उसमें क्या है कि किनारे कभी कभी हाथ भी रख देता है, उसका हाथ नहीं जलता है और फ्लेम जलता रहेगा, स्लो मध्यम जलाते रहेगा वो, हाँ, बंद नहीं करता है जनरली। लेकिन आप उसके बीच में हाथ रखें तो जलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ हीट, मतलब सेंटर वहाँ पे है, हीट ज़्यादा है, किनारे कम है, तो आलू टिक्की भी नहीं जलती है। और बीच में तेल डाल देता है अच्छे से एकदम से, अब आपको मुँह में पानी आ रहा हो चाहे जो, तेल डाल देता है, उसमें क्या होता है कि फिर फ्लेम तेज़ कर देता है
और उसमें आपकी आलू टिक्की को भूजने की जगह तलता है, उसमें भूजता तो नहीं, तलता है, उसके बाद से फिर पलट के तलता है, ऐसे करता है, लेकिन फिर भी किनारे देखिए, किनारे की आलू टिक्की नहीं जलती है। तो इसका मतलब इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेंटर में थोड़ा हीट अधिक रहता है, किनारे कम रहता है। सेम केस आपका इंजन में होता है। जैसे इस रूम में ठंडी में अपने रूम में आग जला दिया या हीटर जला दिया है, तो वहाँ पे आपको जहाँ जलाया वहाँ हीट थोड़ा अधिक मिलेगा, भले ही प्रोपेगेट हो रहा है लेकिन हीट थोड़ा अधिक होगा, किनारे थोड़ा कम होगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा होता है, उतना नहीं क्योंकि अब एयर रहता है रूम में आपके, हाँ, और यहाँ पे पेट्रोल रहता है, तो पेट्रोल तो भाई बर्न करेगा लेकिन थोड़ा कम हीट रहता है, लेकिन फ्लेम स्पीड पकड़े रहता है काफ़ी। तो टर्बुलेंस वगैरह का बात है, वही सब चीज़ें हैं। ले देके आपका इस तरह से क्या होता है, आपका आफ्टर बर्निंग का फेज़ होता है। इसमें कुछ ऐसा बताया भी नहीं गया। हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3 ग्राफ देख लेते हैं छोटे छोटे, उसके बाद से देखते हैं, समय बचेगा तो हम लोग आगे वर्क करेंगे उस पर। तो एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है आपका रिएक्शन टाइम एंड कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन टाइम वही सेकंड्स मिली सेकंड, और इधर साइड है आपका कंप्रेशन रेशियो, ओके, ये इधर रहेगा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा, इसका लॉगरिथमिक टाइप, लॉगरिथमिक तो नहीं है, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। और रिएक्शन टाइम क्या है, 8 से लेके 15 तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक बांट दिया जाए, तो यहाँ हो गया आपका कितना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 तक गया है यहाँ पे। और इधर कितना कितना पे गया है, यहाँ पे 0 है, 0.00, यहाँ पे 0.01, यहाँ है 0.02 और यहाँ है 0.03, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये क्या है, हमारा टाइम है सेकंड्स है। और यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो हम लोग जानते हैं, कंप्रेशन रेशियो ऑटो का 8 से 15 बहुत, 8 से 12 तक जाता है, 15 नहीं रहता है, 8 से 12, 13 तक बहुत हो गया तो चला जाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा। हम लोग को सीधे सीधे दिख रहा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन टाइम घट जाएगा, मतलब कि स्पार्क अच्छा होगा और आग जल्दी फैलेगी। तो ये हमें समझ में आता है कि अगर हम लोग हाई कंप्रेशन रेशियो का इंजन बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका स्पार्क अच्छे से होगा और ये फ्लेम प्रोपगेशन बढ़िया होगा, स्पीड तेज़ी से होगा। और वही आपका थोड़ा कम कंप्रेशन रेशियो कम पावर का है तो वो कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हाई कंप्रेशन रेशियो में वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसमें कम हो रहा है? इसका सिंपल सा आंसर ये हमें पता है कि हाई कंप्रेशन रेशियो का मतलब है कि V2 भी बढ़ेगा, V1 से V2 थोड़ा अधिक, V2 नहीं, हाँ, V1 थोड़ा बड़ा रहेगा, V2 कम रहेगा। इसका मतलब प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। हाई कंप्रेशन रेशियो का मतलब है कि प्रेशर भी बढ़ेगा, तो P2 आपका बढ़ जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो हमें पता है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV इक्वल टू MRT, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और हाई प्रेशर होने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें तो बस थोड़ा सा चिंगारी लगा दे तुरंत आग पकड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप ठंडी में पुआल जो होता है गांव में उसको जलाइए, तो उसमें ओस वगैरह भी रहता है लेकिन ठंडी से थोड़ा धीरे धीरे जलता है। और गर्मी में जब अप्रैल मई का जो भी महीना चल रहा है, लू चलती है, अभी कितने जगह आग पकड़ लेती है, वैसाख के महीना में बहुत आग पकड़ता है। तो जो पुआल होता है ड्राई सूखा रहता है एकदम, मतलब उसको बस आग दिखा दीजिए वो खुद पकड़ लेगा, बोलेगा स्वामी हम अग्नि पकड़ लेंगे। तो ऐसा स्थिति होता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत आपका आग पकड़ेगा, फ्लेम प्रोपगेशन रिएक्शन टाइम कम होगा, ठीक है। इस ग्राफ पे हम लोग ने बहुत टाइम दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। अगला हमारा क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर ऑन रिएक्शन टाइम। अब इनिशियल टेम्परेचर की बात हो रही है, तो प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर, इसका भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इनिशियल टेम्परेचर, तो इधर है आपका इनिशियल टेम्परेचर, और उस साइड क्या है हमारा रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम। और यहाँ पे सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है।
0.08 तक गया है, तो 0.02, यहाँ पे 0, 0.04, 0.04, 0.06, 0.06 और 0.08 ये हो गया। और इधर कितना है 60, 90, 120, 150, तो 60, 90, 120 एंड 150 ऐसे गया है। और ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है, ये बन के आएगा ऐसा ग्राफ। तो सेम चीज़ आपको समझ में आ रहा है, और ये कोई अद्भुत बात नहीं है कि दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सीधे सीधे कि PV इज इक्वल टू MRT, ये हमें पता है। और ये भी पता है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसी से सीधे सीधे समझ में आ रहा है। तो जो जो प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही रिएक्शन टाइम में टेम्परेचर के साथ आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें कुछ अचंभे वाली बात है ही नहीं। और इनिशियल टेम्परेचर की बात हो रही है। मान लीजिए कि इंजन जब आप लोग मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में तो खैर गर्म कम रहता है, लेकिन जब थोड़ा चल वल के आएँ तो उसमें छू के देखते हैं तो भाई हाथ जल जाता है, पैर सड़ गया तो पैर जल जाता है। तो ऐसा होता है कि शुरू में जैसे ही आपने इंजन स्टार्ट किया तो आप उसमें हाथ रखेंगे तो उतनी गर्मी तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे इंजन गर्म होगा। फिर एक्सीलेटर लेके आप थोड़ा घूम फिर के 10-15 मिनट में आएंगे तो इंजन कट 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 करके थोड़ा ठंडा होता है जब बंद कर दे। तो इसका मतलब पहले हीट हुआ तभी ना ठंडा हो रहा है, अगर हीट नहीं हुआ तो ठंडा कैसे हो रहा है। तो इसी तरह से शुरू में हीट तो कम रहेगा आपका, बाद में हीट आपका बढ़ जाएगा। हीट बढ़ेगा तो मतलब शुरू में आपका रिएक्शन टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा जब इंजन थोड़ा ठंडा है, और जब इंजन जैसे जैसे गर्म होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद है कि आपका रिएक्शन टाइम कम होगा। तब जैसे ही स्पार्क होगा तुरंत आग पकड़ेगा। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने से बहुत जल्दी बिना स्पार्क के पकड़ लेता, नॉकिंग हो जाती है इंजन में। तो नॉकिंग भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो क्या होता है, कैसे होता है, कंट्रोल कैसे करना, सब होगा डिस्कशन। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया। ये दोनों ग्राफ एक जैसे ही हैं, होने भी चाहिए, कोई और वो नहीं है। और लास्ट एक ग्राफ है मास फ्रैक्शन बर्न वर्सेस क्रैंक एंगल है, तो ये थोड़ा सा इसको भी बता दिया जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हमारे पास समय और है तो हम लोग नेक्स्ट या इसी में इफेक्ट्स देखेंगे कि पिस्टन का क्या इफेक्ट होता है, कंप्रेशन एंगल का जो हम लोग देखे हैं, कंप्रेशन रेशियो सब का क्या क्या है। मास फ्रैक्शन बर्न वर्सेस क्रैंक एंगल, तो जैसा जैसा है वैसे वैसे पहले मैं बना देता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पे आएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा है। और ये है आपका थोड़ा बाहर निकल गया, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक, ये हो गया। तो बाहर निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, चलिए उसमें निकाल ही दिया तो हम भी निकाल देंगे, हम क्यों पीछे रहे हैं। तो सामने वाला गलती करता हम भी करें, लेकिन वो क्या तो गलती नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा है 10% जोन ए, जो लिखा पहले लिख दिया, उसके बाद हम लोग ज्ञान वगैरह पे आएंगे क्या चीज़ है। 10% और इधर कितना है 90%, और जोन ए, जोन बी, जोन सी, नीचे वाली पट्टी जोन ए, बीच में जोन बी, और उधर जोन सी, ये 3 जोन है आपके, ठीक है। और क्या है 10%, 90%, 100%, तो यहाँ पे आपका 10%, 90% और ये 100%, और यहाँ पे क्या चीज़ है, ये परसेंट है, तो परसेंट। और इस ग्राफ का क्या नाम है, मास फ्रैक्शन बर्न वर्सेस क्रैंक एंगल। तो फिगर बताता है मास फ्रैक्शन बर्न वर्सेस क्रैंक एंगल, ये ठीक है। तो मतलब कि मास फ्रैक्शन बर्न वर्सेस क्रैंक एंगल दोनों साइड परसेंटेज में ही दे दिया है। क्रैंक एंगल नीचे होगा, मास परसेंट इधर होगा। तो क्रैंक एंगल और मास फ्रैक्शन बर्न की बात हो रही है।
तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो पहले तो इंजन यहाँ पे, पिस्टन यहाँ पे TDC पे है, TDC से थोड़ा पहले है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, या 10% 90% है, तो यहाँ पे TDC पे पहुँचा है। तो उसके पहले स्पार्क थोड़ा शुरू होता है 30 डिग्री पहले, यहाँ पे कहीं TDC है। तो जब ये यहाँ बढ़ना शुरू हुआ तो बर्निंग शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका सॉरी TDC इधर होगा, 100% के थोड़ा इधर रहेगा, तो क्या होगा कि आपका थोड़ा सा बर्निंग शुरू हो जाता है। और फ्लेम प्रोपेगेशन वाला जो एरिया है हम लोग को पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ से मोटरिंग कर्व में ग्राफ दोनों अलग होता है वहाँ से शुरू होता है, और TDC से थोड़ा आगे तक जाता है, यहाँ तक जाता है, और यहाँ पे TDC होगा हमारा, ठीक है। तो वहाँ से फिर अपना वो होता है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज में 10% बर्निंग हो गया, सेकेंड में 90% बर्न हो जाता है, और थर्ड में बाकी आफ्टर बर्निंग वाला फेज इधर है। तो ये उसकी बात हो रही है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, किसका मास फ्रैक्शन? बर्न, मास फ्रैक्शन बर्न। तो क्या बर्न हो रहा है इसी इंजन के अंदर? एयर फ्यूल मिक्सचर। तो एयर फ्यूल मिक्सचर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेज में कितना 10% अबाउट बर्न हो जाता है, बाद में 90% और इधर 10%, कुल मिला के तो 110% हो जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग कर देते हैं 0, ऐसे वैसे होता है, ठीक है। और हम लोगों ने एक मोटरिंग कर्व बनाया था P थीटा पे, तो ये मोटरिंग कर्व बना, और यहाँ से हम लोग ने ऐसे बांटा था। तो हमें पता था कि यहाँ TDC पे जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया फर्स्ट स्टेज, इग्निशन डिले, सेकंड स्टेज यहाँ तक आ रहा है, और थर्ड स्टेज यहाँ तक आ रहा है। तो सिमिलरली इसको भी वैसे ही देखिए आप, ये इसी ग्राफ को बड़ा कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये है TDC, ठीक है। TDC यानी 100% पे, ठीक है। क्रैंक एंगल की बात हो रही है, 10% ऑफ TDC, 90% ऑफ TDC। तो ये समझ में आ रहा है? उसी ग्राफ को बड़ा कर दिया गया है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि क्या है ये? तो इसी ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया कि ये है। अब हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पिस्टन स्पीड ऑन फ्लेम वेलोसिटी। तो मैं लिख देता हूँ, लिख देने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हम लोग किसका एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी उसमें कुछ ऐसा नहीं कि पूरा रिटर्न ज्ञान दूंगा, लिख के पूरा नोट्स बनाया जाएगा। नोट्स आप अपने अनुसार बनाइए, मैं आपको समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। आप लोग लिखिएगा क्योंकि भूल जाता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। नोट्स रहने चाहिए। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पिस्टन स्पीड ऑन फ्लेम वेलोसिटी। तो लिख लेना चाहिए, ब्लैक से लिखा जाए, ठीक है, ब्लैक से ही लिखते हैं। इफेक्ट ऑफ पिस्टन स्पीड ऑन फ्लेम वेलोसिटी, पिस्टन स्पीड ऑन फ्लेम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ पिस्टन स्पीड ऑन फ्लेम वेलोसिटी। तो हमें पता है किस फ्लेम की बात हो रही है, जो आग का गोला हम लोगों ने तैयार किया था, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात बढ़ेगा, ग्राफ देगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा तेज़ी से। और घास फूल का ही एग्जांपल आप लोग ले लीजिए। तब पिस्टन स्पीड तेज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा, तो पिस्टन स्पीड तेज़ होगा तो पहले तो दो चीज़ है। एक तो पहली बात यह है कि पिस्टन स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लगता है हमारा 38 मिनट हो गया, क्योंकि इसमें 40 का लगा था, 2 मिनट को मेरा पानी ही पहुँचने में लग गया। तो पिस्टन स्पीड जो है, पिस्टन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लेम वेलोसिटी। ये तो सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस से भी नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं भी समझा देता हूँ, चिंता की बात नहीं है। जब पिस्टन स्पीड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा जो हम लोग का कर्व बनता था मोटरिंग, ये मोटरिंग कर्व बना दिया जाए, ठीक है। ये मोटरिंग कर्व बना और इसको रेड से हम लोगों ने बना दिया। दूसरी चीज़ पहले समझाऊंगा फिर आगे। देखिए ऐसे कुछ बनता था, है ना, ऐसे कुछ बनता था। तो यहाँ पे स्पार्क स्टार्ट होता था, स्पार्क यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ पे से ये अलग होना शुरू हो जाता था। तो ये फर्स्ट स्टेज होता था यानी इग्निशन डिले वाला, यहाँ पे सेकंड होता था और यहाँ से थर्ड हो जाता था। तो अब क्या है कि अगर पिस्टन स्पीड तेज़ है तो तेज़ी से पिस्टन आ रहा है तो हम लोग को इग्निशन लैग थोड़ा कम रखना होगा। इसलिए कम रखेंगे हम लोग इग्निशन लैग कम रखेंगे क्योंकि पिस्टन तेज़ी से आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है तो उसको डिले कम होगा, डिले कम होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही है आपके पास से, ठीक है, और गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, खुले जीप है, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आप क्या करेंगे कि एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल को उछालना है तो आप थोड़ा पहले उछाल देंगे, है ना, थोड़ा पहले उछाल देंगे तो ये तो अपोजिट हो जा रहा है। इसमें क्या होगा
कि हाँ, तो आप पहले उछाल देंगे, ठीक है। तो आप पहले उछालेंगे तो व्यक्ति तक जब तेज़ी से दूर है आके उठा के उसको लेके चला जाएगा। तो आपने इग्निशन डिले वहाँ कम रखा है, तो जब पिस्टन स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्लेम वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, उसके बाद हम लोग इग्निशन डिले भी कम रखेंगे। तो एक और चीज़ समझ में आ गया कि पिस्टन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लेम स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इग्निशन डिले। तो डिले थोड़ा हम लोग कम रखेंगे, लैगिंग थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। और पिस्टन स्पीड अगर स्लो है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लैगिंग थोड़ा तेज, थोड़ा अधिक रखेंगे। क्योंकि उसको तो बर्निंग में थोड़ा टाइम लगेगा फ्लेम कंप्रेस होने में। तो ये चीज़ है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने जो आपको बताया सही बताया एकदम 100%, फिर भी देख लेता हूँ, कन्फ्यूजन हो गया एग्जाम्पल देने में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ थोड़ा सा इग्निशन डिले भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है कि जो गाड़ी वाला एग्जांपल है, ठीक है, गाड़ी तेज़ी से आ रही है तो हम लोग थोड़ा पहले उछालेंगे गेंद, तब वो पकड़ के लेके चला जाएगा। अगर गाड़ी धीरे धीरे आ रही है तो गाड़ी के पास आने के बाद उछलेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर पिस्टन स्पीड ज़्यादा है तो इग्निशन डिले भी थोड़ा ज़्यादा होगा, इग्निशन डिले भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, इग्निशन डिले या इग्निशन लैग थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अगर पिस्टन स्पीड कम है तो इग्निशन डिले भी हम लोग कम ही रखेंगे, ठीक है। क्यों हुआ, तो आपको समझ में आ गया गाड़ी वाला एग्जांपल। अगर गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है तो हम लोग को बॉल उसको पकड़ाना है तो थोड़ा पहले उछालेंगे तो वो आगे उसको लेके चला जाएगा। अगर गाड़ी थोड़ा स्लो आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉल को थोड़ा लेट से उछालेंगे जिससे वो पकड़ सके, वरना पहले ही गिर के ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और फ्लेम वेलोसिटी भी उसी के अनुसार आपकी रिजल्टेंट बनती है। फ्लेम वेलोसिटी क्या होगा, फ्लेम वेलोसिटी भी उसी अनुसार होगी। अगर पिस्टन बहुत तेज़ी से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लेम वेलोसिटी भी तेज़ होगा, क्योंकि कंप्रेशन थोड़ा तेज़ होगा, टेम्परेचर थोड़ा अधिक होगा, तो फ्लेम वेलोसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर बढ़ेगा। और टर्बुलेंस भी बहुत अधिक होगा, तो यहाँ टर्बुलेंस का बहुत महत्व है, टर्बुलेंस भी बढ़ेगा। अगर तेज़ी से चल रहा है तो टर्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे क्या फ्लेम वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला क्या चीज़ है हम लोग का, प्रेशर, एयर फ्यूल रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, रेसिडुअल गैसेस है ये सब, फिर रेट ऑफ प्रेशर राइज है, ठीक है, ऑटो इग्निशन वगैरह। तो इस लेक्चर क्लियर रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यूएशन में तुरंत उसको ले लेता हूँ, जो बचा कुछ है उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना, अभी तुरंत मैं सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। आपके पास अगले दिन में भी लेक्चर आए तो चिंता मत कीजिए, आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।